ये न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली के पास फरीदाबाद में कल बड़ा हादसा हो गया। पटाखा बाजार देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। फरीदाबाद के दशहरा मैदान में पटाखा बाजार की सभी 233 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगते ही दुकानों में रखे पटाखे धड़ाधड़ फूटने लगे। पहले एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते पूरे मैदान में पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। इस भीषण आगजनी में 500 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में प्रशासन की चूक भी सामने आई। दुकानों के आसपास दमकल की गाड़ियों का इंतजाम नहीं था। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं। चश्मदीदों के मुताबिक आग शाम 6:20 पर लगी। पटाखा बाजार की दुकान नंबर 9 में एक विस्फोट से आग की शुरुआत हुई और फिर आग तेजी से फैलती चली गई। आग लगने के बाद हालात बेकाबू हो गए। वहां अफरा तफरी मच गई। धनतेरस का मौका होने की वजह से पटाखा बाजार में भारी भीड़ थी, लिहाजा आग लगते ही भगदड़ मच गई। पटाखा बाजार में लगी आग की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए। पटाखा बाजार की इस आग की चपेट में दुकानदारों और ग्राहकों की कई गाड़ियां भी जल गईं। दशहरा ग्राउंड में आग लगने से 200 से ज्यादा बाइक जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान नंबर 9 के जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से पटाखा बाजार में आग लगी। दिवाली के मौके पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद भी बारूद के ढेर पर है। फरीदाबाद के पटाखा मार्केट में भीषण आग लगने के बाद गाजियाबाद के रियलिटी चेक हुआ, जिसमें कई कमियां दिखी। गाजियाबाद के पटाखा मार्केट में सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। यहाँ दुकानदार खुद से अपनी दुकान के पास ड्रम में पानी और बालू भरकर रखते हैं। पटाखा मार्केट में एम्बुलेंस का इंतजाम भी दुकानदारों ने खुद की तरफ से किया है। गुजरात के राजकोट में आतिशबाजी का भव्य नजारा देखने को मिला। नगर निगम की ओर से आतिशबाजी का आयोजन किया गया। 10 लाख के पटाखे फोड़े गए। आतिशबाजी को देखने के लिए हजारों लोग जुटे। करीब 1 घंटे तक आतिशबाजी चलती रही। आईबी की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने दिवाली पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने मुंबई और दिल्ली समेत देश के 10 शहरों को अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र ने अपनी एडवाइजरी में इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्य सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को चाक चौबंद करे। दिवाली के 3 दिन पहले आई गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दिवाली के मौके पर स्थानीय खुफिया सिस्टम को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। दिवाली के मौके पर सरकारी बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक बैंकों में छुट्टी रहेगी। 23 अक्टूबर को दिवाली, 24 को गोवर्धन पूजा और 25 को भाई दूज है और चित्रगुप्त पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे। चित्रगुप्त पूजा के अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को रविवार के कारण छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के सख्त रुख के बाद शिवसेना ने झुकने के संकेत दिए हैं। खबर है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दिवाली बाद पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। माहौल बनाने के लिए उद्धव के 2 दूत आज दिल्ली में होंगे। अनिल और सुभाष देसाई आज बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इससे पहले खबर थी कि शिवसेना ने समर्थन के लिए बीजेपी के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। मगर जब खबर आई कि बीजेपी अल्पमत की सरकार बना सकती है तो शिवसेना ने रुख नरम कर दिया। महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम का पद नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र के सीएम को लेकर बीजेपी पसोपेश में है। सीएम पद की दावेदारी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम मजबूती के साथ सामने आया है। महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ाया। मुनगंटीवार ने कहा कि गडकरी को सीएम बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। महाराष्ट्र में गडकरी को सीएम बनाने की मांग को लेकर एक एसएमएस भी वायरल हो चला है। एसएमएस में लिखा है, सतपुड़ा से साध्वी तक ही एक ही ललकारी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। इससे पहले करीब 40 विधायकों ने गडकरी से उनके घर पर मुलाकात की। विधायकों ने भी गडकरी से महाराष्ट्र की सत्ता संभालने की अपील की, मगर विधायकों के दबाव के बावजूद गडकरी अपने रुख पर कायम है। गडकरी ने फिर साफ किया कि वो सीएम नहीं बनना चाहते हैं और वो दिल्ली में ही खुश हैं। गडकरी ने कहा कि सीएम के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही तय किया जाएगा। इससे पहले इंडिया न्यूज से गडकरी ने कहा था कि उन पर विधायकों का दबाव है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि शिवसेना के साथ सरकार में उन्हें खुशी होगी। नागपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी का जोरदार स्वागत किया। महाराष्ट्र चुनाव की जीत के बाद पहली बार गडकरी नागपुर पहुंचे थे।
इस मौके पर गडकरी ने फिर दोहराया कि नागपुर जिले की 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। गडकरी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान सरकार में मंत्री रहे सभी नेताओं को बंगले खाली करने का नोटिस दिया गया है। महाराष्ट्र शासन ने नोटिस भेजकर जल्द बंगले खाली करने को कहा है। हरियाणा में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। बीजेपी ने राज्यपाल को मनोहर लाल खट्टर के विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी। राज्यपाल ने मनोहर लाल खट्टर को 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का न्यौता दिया है। पंचकुला के ताऊदेवी लाल स्टेडियम में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर 11 बजे शपथ लेंगे। मनोहर लाल खट्टर 18 साल बाद पहले नॉन जाट सीएम होंगे। खट्टर से पहले भजन लाल ऐसे सीएम थे जो हरियाणा की बहुसंख्यक आबादी जाट आबादी से नहीं आते थे। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में मनोहर लाल खट्टर को नेता चुना गया। बैठक में वेंकैया नायडू और पार्टी उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा के साथ 47 बीजेपी विधायक मौजूद थे। रोहतक के बनियानी गांव में जैसे ही खट्टर के सीएम बनने की खबर पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। बनियानी गांव में लड्डू बांटे गए, पूरे गांव का मुंह मीठा कराया गया, बाद में हवन भी किया गया। खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल में भी खबर मिलते ही जश्न शुरू हो गया, लड्डू बंटने लगे। माना जा रहा है कि उन्हें सीएम बनाने की तैयारी पहले से ही थी और इसीलिए उन्हें करनाल जैसी सेफ सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। 7 साल के मनोहर लाल खट्टर लंबे वक्त से संघ से जुड़े रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान खट्टर आरएसएस से जुड़े और 3 साल बाद ही उन्हें प्रचारक बना दिया गया। खट्टर 1991 में बीजेपी से जुड़े और 1994 में हरियाणा के संगठन महामंत्री बनाए गए। 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना में पैदा हुए मनोहर लाल खट्टर अविवाहित हैं। विभाजन के बाद खट्टर का परिवार पाकिस्तान से आकर निंदाना में बसा था। मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में बिजनेस में हाथ आजमाए और यहीं से ग्रेजुएशन भी किया। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर आए खट्टर पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। करनाल सीट से विधायक बनने वाले खट्टर ने 63,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव किया है। शाह ने महाराष्ट्र के प्रभारी रहे ओम माथुर को अपनी जगह यूपी का प्रभारी बना दिया। जेपी नड्डा को महाराष्ट्र और राजस्थान का जिम्मा दिया गया है तो राजीव प्रताप रूडी को आंध्र और तमिलनाडु का। डॉक्टर अनिल जैन को हरियाणा और भूपेंद्र यादव को बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभात झा को दिल्ली तो श्याम जाजू को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। श्रीकांत शर्मा को हिमाचल और विनय सहस्त्रबुद्धे को एमपी का प्रभारी बनाया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जेटली ने कहा कि अगर विदेशी खाते वालों के नाम सार्वजनिक हुए तो कांग्रेस को शर्मिंदगी होगी। जेटली ने कहा कि नाम कोर्ट में बताए जाएंगे और फिर अपने आप बाहर आ जाएंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर काले धन को लेकर ढोंग का आरोप लगाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर में दिवाली मनाने का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को कश्मीर जाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि 23 अक्टूबर को दिवाली के दिन कश्मीर में रहूंगा। पीएम ने लिखा कि उन भाई बहनों के साथ रहूंगा जो दुर्भाग्यपूर्ण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पीएम के इस ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम के कदम का स्वागत किया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, मैं नरेंद्र मोदी के निर्णय की सराहना करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टी पीडीपी ने स्वागत तो किया मगर सवाल भी उठाए। पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा कि बेहतर होता पीएम कश्मीरियों के साथ ईद मनाते। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए। थरूर ने ट्वीट किया, श्रीनगर का विचार अच्छा है मगर बेहतर होता अगर राज्य चुनाव के मुहाने पर नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑस्ट्रेलिया में तैयारियां जोरों पर हैं। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नवंबर में ब्रिस्बेन जाएंगे प्रधानमंत्री। मोदी 17 नवंबर को सिडनी के ओलंपिक पार्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। सीमा पर काफी दिनों की शांति के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग रुक रुक कर काफी देर तक चलती रही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भारत ने पीओके में अमेरिकी मदद से बनने वाले डैम पर विरोध जताया। भारत ओबामा प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी दर्ज करा सकता है। भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि का विरोध करता है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव को मंगलवार को सूबे में चल रही बिजली समस्या से रूबरू होना पड़ा। अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी लाइट चली गई और अंधेरा छा गया।
अचानक लाइट जाने से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश का माइक भी बंद हो गया। करीब 6 मिनट बाद लाइट का इंतजाम हो पाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू हुई। सीएम ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी कि बिजली चली गई। मुंबई के गोरेगांव में शिवसेना नेता रमेश जाधव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज शिव सैनिकों ने जमकर उत्पात मचाया। बस की 2 बसों और टैक्सी में तोड़फोड़ की। शिव सैनिकों ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी जाम कर दिया और आसपास की दुकानों को जबरन बंद करवा दिया। ग्रेटर नोएडा में गनर की गलती से लगी गोली से एक शख्स को चोट पहुंची। वो जख्मी हुआ, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये गनर एक गवाह को मिला था। गनर से चली गोली गवाह के दोस्त को लगी। गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर वकीलों ने कांस्टेबल की बुरी तरह पिटाई कर दी। पार्किंग के विवाद में एक वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर कांस्टेबल को बुरी तरह से पीटा। वकीलों ने कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 2 अलग अलग जगह 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। पहला शव गाजियाबाद के लोनी में एक महिला का शव जली स्थिति में मिला। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में 2 अज्ञात शव मिले। आगरा के थाना ताजगंज में एक होटल में कमरा नंबर 4 में विदेशी जोड़े का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि विदेशी लड़के और लड़की ने खुदकुशी की है। लखनऊ में समाज कल्याण निर्माण निगम के एमडी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ। निगम के महिला कर्मी ने छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक वो किसी काम से एमडी के केबिन में गई थी, जहां उसके साथ छेड़खानी हुई। इतना ही नहीं, उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। राजस्थान के जयपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 6 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोप लड़की की सहेली के भाई पर है, जिसमें लड़की को ब्लैकमेल कर रेप किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बार नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने होटल में भी लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यूपी के हाथरस पुलिस के सामने ही पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। सड़क पर पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था, लेकिन बीच बचाव करने की बजाय पुलिस तमाशबीन बनी रही। यूपी के मेरठ में शराब तस्करी के एक आरोपी ने फर्जी मंत्री बनकर पुलिस को बेवकूफ बनाया। आरोपी खुद को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बताकर पुलिस के एस्कॉर्ट में घूमता रहा और उसकी सुरक्षा में लगी रही पुलिस। आरोपी ताजिम अब्बास ने खुद को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में LIIT का चेयरमैन बताया। शहरों की सड़कों पर घूमने टहलने के बाद आरोपी फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि खुद को राज्य मंत्री बताने वाले शख्स को पुलिस ने कुछ महीने पहले ही पकड़ा था। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में अब्बास को पकड़ा था और उसे पेश कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 6 की स्थिति गंभीर है। तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। राजस्थान के फलौदी में जानवर की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। दिल्ली के नबी करीम में देर रात एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गोदाम के पीछे कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे, जिससे ये आग लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं है। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली के पास गुड़गांव में 25 से 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। बस्तियों में आग बच्चों की आतिशबाजी से लगी और देखते ही देखते बस्ती में कोहराम मच गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के शामली में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी संख्या में हथियार भी जब्त किए। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि हथियार फैक्ट्री वन विभाग की जमीन पर चल रही थी। दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने वाले इस त्योहार में साफ सफाई का खास महत्व है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और आज यमराज की पूजा होती है। दिल्ली में नगर पालिका स्कूल के छात्रों ने पटाखे नहीं फोड़ने का संकल्प लिया। छात्रों ने रैली निकालकर लोगों से अपील की कि किसी के पास जाकर बम न फोड़े। स्कूली बच्चों ने लोगों को शपथ दिलाई कि दिवाली पटाखों से नहीं, दिए से मनाए। यूपी के मथुरा में विधवाओं ने नाच गाकर दिवाली मनाई। सभी महिलाएं जमकर झूमी। एनजीओ सुलभ इंटरनेशनल की मदद से विधवाओं ने दिवाली मनाई। नदी किनारे बैठकर दीप जलाए। दिल्ली में इस बार धनतेरस पर सोना चांदी का बाजार गर्म रहा। 3 सालों में यह पहला मौका है जब लोगों ने सोना चांदी की जमकर खरीदारी की। सोने चांदी के भाव में कमी की वजह से धनतेरस पर लोगों ने सोना चांदी खरीदा।
गुजरात के सूरत के हीरा कारोबारियों ने कल धनतेरस के मौके पर चार्टर प्लेन की सुविधा शुरू की। कारोबारियों ने अपनी सुविधा के लिए 20 करोड़ की लागत से चार्टर्ड प्लेन खरीदा है। आलू की कीमतों में इजाफे को लेकर वाराणसी में आलू बैंक का उद्घाटन किया गया। आलू बैंक से लोगों को 0% ब्याज पर लोन के तौर पर आलू दिए गए। सिक्योरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सेट आज डीएलएफ की अपील पर सुनवाई करेगा। सेबी ने डीएलएफ कंपनी और इसके 6 अधिकारियों पर निवेश पर रोक लगाई। कोल ब्लॉक्स के नीलामी वाले केंद्रीय कैबिनेट के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक्स की ई नीलामी और सरकारी कंपनियों के लिए सीधे आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के सीईओ सत्य नडेला को फिस्कल ईयर 2014 के लिए $8.43 करोड़ का कंपनसेशन पैकेज मिला है। ये पिछले फिस्कल ईयर में उन्हें मिले पैकेज का 11 गुना है। फ्लिपकार्ट को बड़ी राहत मिली है, उसके बिग बिलियन डे सेल की जांच नहीं होगी। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि फ्लिपकार्ट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लिहाजा जांच नहीं होगी। त्योहारों का मौसम में एयरलाइंस के बीच प्राइस वॉर शुरू हो गया है। स्पाइस जेट, इंडिगो और जेट एयरवेज ने दिवाली ऑफर पेश किए हैं। स्पाइस जेट के टिकटों की बुकिंग 21 से 26 अक्टूबर के बीच होगी और सफर 1 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होगा। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ मोबाइल कंपनियां दिवाली के मौसम में खास हैंडसेट लेकर आई हैं। इन सभी फोन्स में चमकदार स्क्रीन, तेज आवाज वाला एफएम, इमरजेंसी के लिए खास बटन लगे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि वित्तीय साल 2015 के लिए भारत जीडीपी ग्रोथ का टारगेट हासिल कर लेगा। जेटली ने उम्मीद जताई कि ब्याज दरें घटने से ग्रोथ बढ़ सकती है। साथ ही ये भी कहा कि ब्याज दरें घटाना आरबीआई का काम है। इससे पहले अप्रैल जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.7 रही, जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। धनतेरस के मौके पर शेयर बाजार में तेजी दिखी।